राष्ट्रपति का जो भाषण था, अभिभाषण था, उसके धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है। उन्होंने राहुल गांधी के हिंदुओं के हिंसक होने वाले बयान पर भी उन्हें आड़े हाथों लिया और प्रधानमंत्री ने कहा कि सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू समाज, उसकी विरासत को नीचा दिखाने, अपमानित करने और मजाक बनाया जा रहा है। हिंदू सहनशील है, हिंदू अपनत्व को लेकर के जीने वाला समूह है। इसी कारण भारत का लोकतंत्र, भारत की इतनी विविधताएं, उसका वैविध्य की विराटता आज उसी के कारण पनपी है और पनप रही है। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये कारनामे आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक पर कहा कि सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अत्यधिक गंभीर है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्घोषण में पेपर लीक पर भी चिंता जताई है। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सेना युवा होना चाहिए, जिससे दुश्मनों के दांत खट्टे हो सकें। पीएम ने कहा कि युद्ध के योग्य बनाने के लिए सेना में सुधार किए जा रहे हैं, जिससे हमारी सेना किसी भी स्थिति में दुश्मन का सामना कर सके। हमारी देश की सेना युवा होनी चाहिए। सेना दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए होती है। हमें हमारे युवाओं पर भरोसा होना चाहिए। सेना में युवाओं की ताकत बढ़ानी चाहिए और इसलिए हम लगातार
युद्ध योग्य सेना बनाने के लिए रिफॉर्म कर रहे हैं। समय पर रिफॉर्म न करने के कारण हमारी सेना का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन ये सार्वजनिक बातें कहने योग्य नहीं होने के कारण मैं मेरे मुंह को ताला लगा करके बैठा हूं। आदरणीय सभापति जी, देश की सुरक्षा एक गंभीर मसला होता है। आदरणीय सभापति जी, ऐसे रिफॉर्म्स का उद्देश्य किसी भी परिस्थिति में, अब युद्ध के रूप बदल रहे हैं, संसाधन बदल रहे हैं, शस्त्र बदल रहे हैं, टेक्निक बदल रही है। ऐसे में हमें हमारी सेनाओं को उसी चुनौतियों के अनुरूप तैयार करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, जिसको निभाने के लिए गालियां खा करके भी, झूठे आरोप सह करके भी, मुंह पर ताला लगा करके हम काम कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि नेहरू सरकार की दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी मानसिकता के कारण बाबा साहेब अंबेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल छोड़ दिया था, जिसके बाद उनके राजनीतिक करियर को खत्म करने के लिए नेहरू जी ने पूरी ताकत लगा दी। बाबा साहब अंबेडकर ने कांग्रेस की दलित विरोधी, पिछड़े विरोधी मानसिकता के कारण नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। उन्होंने पर्दाफाश किया था कि कैसे नेहरू जी ने दलितों, पिछड़ों के साथ अन्याय किया और बाबा साहब आंबेडकर ने कैबिनेट से इस्तीफा देते समय जो कारण बताए थे, वो कारण इनके चरित्र को दर्शाते हैं। बाबा साहब आंबेडकर जी ने कहा था, मैं सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों की उपेक्षा पर अपने अंदर उत्पन्न आक्रोश को रोक नहीं सका। ये बाबा साहब आंबेडकर के शब्द है। अनुसूचित जातियों की उपेक्षा, इसने बाबा साहब आंबेडकर को आक्रोशित कर दिया। बाबा साहब के सीधे हमले के बाद नेहरू जी ने बाबा साहब आंबेडकर का राजनीतिक जीवन खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उनके सदन में व्यवहार को लेकर भी घेरा और कई तंज कसे, और ऐसे ही एक तंज कसते ही उन्होंने कहा कि आपके व्यवहार को देखते हुए लगता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है, तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है, तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री के हमले यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने लोकसभा में आज कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर
जो तंज उन्होंने लगातार कसे, इसी दौरान उन्होंने पीएम ने कहा कि लोकसभा उनकी यानी राहुल गांधी की बचकानी हरकतों का गवाह बन रहा है। एक बच्चा स्कूल से आया और जोर जोर से रोने लगा और उसकी मां भी डर गई, क्या हो गया, बहुत रोने लगा और फिर कहने लगा, मां मुझे आज स्कूल में मारा गया, आज स्कूल में मुझे उसने मारा, आज स्कूल में मुझे इसने मारा, और जोरों जोरों से रोने लगा। मां परेशान हो गई। उसने उसे पूछा कि बेटा बात क्या थी, लेकिन वो बता नहीं रहा था, बस रो रहा था, मुझे मारा, मुझे मारा। बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में उस बच्चे ने किसी बच्चे को मां की गाली दी थी। उसने ये नहीं बताया किसी बच्चे की किताबें उसने फाड़ दी थी। उसने ये नहीं बताया कि उसने टीचर को चोर कहा था। उसने ये नहीं बताया कि किसी का टिफिन चुरा करके खा गया था। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। तो प्रधानमंत्री ने आज लोकसभा में जबरदस्त भाषण दिया। कांग्रेस और राहुल गांधी पर चुन चुन के प्रचंड प्रहार किए और इसके क्या राजनीतिक संकेत निकले हैं, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हरनाम सिंह, वहीं हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामकृपाल सिंह जो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा अनंत विजय भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और रामकृपाल जी, आप सबसे वरिष्ठ हैं, इसलिए शुरुआत में आपके साथ मुझे लगता है कि रामकृपाल जी से अभी संपर्क जुड़ नहीं पाया है। अनंत विजय भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हरनाम सिंह इस वक्त मौजूद हैं। हरनाम जी, कांग्रेस लगातार पीएम मोदी से सवाल पूछ रही थी, सवाल पे सवाल पूछ रही थी और आज 90 मिनट तक राहुल गांधी सवाल पूछते रहे। आज प्रधानमंत्री ने 134 मिनट में जवाब दे दिया। आप जवाबों से संतुष्ट हो गए कि अभी भी कुछ बाकी है? देखिए, आज का जैसा सदन के नेता और माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एक अपना संबोधन रहा है जी, वो एक बड़ा निम्न स्तरीय रहा है। उन्होंने 5 बार के चुने हुए लोकसभा के सांसद जो कि बहुत अधिक लाखों मतों से जीते हैं और मुख्य विपक्षी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अभी वर्तमान में लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके बारे में इस तरीके की जो टिप्पणियां उन्होंने की हैं, ये पूरे देश ने आज देखा कि किस तरीके से उनको बच्चा कहा गया, तो नाम बालक बुद्धि कहा। नाम एक भी बार नहीं लिया राहुल गांधी का, नाम नहीं लिया, लेकिन आप लोग मान गए कि मतलब बच्चा, बालक बुद्धि बोल रहे हैं, राहुल के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि कल के बारे में जब वो कह रहे हैं तो एक तरीके से वो प्रतिपक्ष के नेता के जो भाषण के बारे में उन्होंने जिस तरीके से बात रखी है तो वो बड़ी निम्न स्तर की है। आज हमें खुशी होती है कि प्रधानमंत्री अभिभाषण में देश में ये बताते, हमेशा प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा रुख रहा है, वो हमेशा भूतकाल में चली जाती है, नेहरू से स्टार्ट हो जाती है, देश की आजादी से बात करनी शुरू करती है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे बात कर रहे थे और जब वो सरदार पटेल, आरएसएस, गोडसे, गांधी हत्याकांड की बात कर रहे थे तो वो भी तो भूतकाल की बातें थी ना। शायद आपने भाषण नहीं सुना। देखिए मैंने पूरा भाषण उनका भी सुना है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब सरकार जो अहम रूप से चला रहे हैं उनको बताना चाहिए कि देश में पिछले 10 साल में उन्होंने क्या काम किया और आने वाले अब अगले 5 साल के लिए जो जनता ने उन्हें मैंडेट दिया उस पर वो क्या काम करेंगे। अभी जैसा कल राहुल गांधी जी ने प्रतिपक्ष के नेता के रूप में अपने भाषण में कहा कि अग्निवीर योजना जिससे कि युवा परेशान है उसके बारे में सरकार की क्या नीति है, देश में महंगाई है, महिलाओं का बुरा हाल है, बेरोजगारी चरम पर है, मणिपुर में हालात पिछले 1 साल से मैती और मैत्री समाज पे 1-2 झगड़ा हो चुका है, इस पर बहुत दुर्दशा चल रही है। ऐसे अनेक बहुत सारे मुद्दे। मणिपुर को ही लेकर आज हंगामा मच रहा था। मणिपुर के अलावा बंगाल में भी 2 घटनाएं हुई, कभी उस पर भी कोई मुंह खोलेगा? मतलब प्रियंका गांधी जो है वो फिलिस्तीन की बात करती रहेंगी,
है ना, जब गाये बगाए मणिपुर की बात करेंगे, इतने दो शर्मनाक जघन्य वारदात बंगाल के अंदर हो गई है, उसका जिक्र नहीं करेंगे। देखिए क्योंकि उसके साथ वोट बैंक की राजनीति आ जाती है, क्योंकि पीड़ित जो है वो किसी और समाज के हैं, मारने वाले कुछ और समाज के हैं, बात शरिया की भी आ रही है। देखिए तो सिर्फ सारे लांछन जो हैं वो सिर्फ हिंदुओं पे लगाने हैं। वेस्ट बंगाल और शरिया कानून जो बंगाल में चल रहा है गलियों के अंदर, उस पर तो बात ही नहीं करना है। खैर, मेरे साथ अन्य और भी मेहमान हैं। हरनाम जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने आज ही अपनी प्रेस वार्ता रखी है और उसका कंडेम किया है कि उस पर इस तरीके की सख्त एक्शन लेने चाहिए। ठीक है, चलिए रामकृपाल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ करना चाह रहा था। कल राहुल गांधी का 90 मिनट का भाषण, आज पीएम मोदी का 134 मिनट का भाषण, आपकी राय क्या है? आपने पूरे दोनों भाषण सुने, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आज जो कुछ भी सदन में हुआ है, प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे, जो कुछ भी हुआ है, मैं उससे बहुत ही मर्माहत हूँ। और 60-62 साल के भारतीय राजनीति को मैंने बहुत नजदीक से देखा है जी। मुझे कभी ऐसा, ये जो कल और आज दोनों दिन जिस तरह से सदन की गरिमा को तार-तार किया गया है, मैं एक बात हमेशा कहता रहा, सड़क और संसद दोनों का एक फर्क होता है। बिल्कुल। सड़क पर आप कुछ भी बोल लें, जब आप संसद में जाते हैं, जैसे हम ही लोग हुए अपने, हम घर में बेडरूम में चाहे जैसे रहें, लेकिन एक जब सार्वजनिक मंच पर जाते हैं तो हमें कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। बिल्कुल। लेकिन जो आज जिस तरह से शोर होता रहा, पूरे जितना प्रधानमंत्री बोले, इस बात का मुझे बहुत दुख है। अभी प्रखर जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता एक बात कह रहे थे, वो कह रहे थे कि राहुल जी 5 बार के सांसद हैं और मोदी जी ने उनको कुछ कहा। भाई, मोदी जी 23 साल से 13 साल करीब वो गुजरात में मुख्यमंत्री रहे और 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। जो मैं समझता हूं कि इतने लंबे समय तक कंटिन्यूअस सत्ता में रहने वाला शायद इस समय हिंदुस्तान में कोई दूसरा शख्स तो मुझे नहीं दिखाई पड़ता। आप उसके बारे में जो जो कल आपने नाम लेकर के, मोदी जी ने तो आज नाम भी नहीं लिया किसी का, आपने जो जो कहा था उसका जवाब तो देंगे ना। और उन्होंने तो बिना नाम लिए कुछ कहा है, कल तो आप बार बार नाम लेकर कह रहे थे। मैंने एक छोटी चीज बताऊं आपको, उन्होंने कहा कि सरकार ये कर रही है, सरकार नाकाम है, वो सरकार कभी नहीं कहेगी, शहीद नहीं कहेगी उसको। जब आप सरकार कह रहे हैं तो फिर उसके बाद कहा सरकार नहीं कहेगी, मोदी नहीं कहेंगे, मोदी नहीं कहेंगे। अरे भाई, सरकार जब आप कह रहे हैं तो उसमें इंप्लाइड है, मोदी आते हैं, वो प्रधानमंत्री हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, जो कुछ भी हुआ, कल जो हुआ, जिस तरह से कल मोदी जी चुपचाप और पक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के लोग चुपचाप राहुल जी का पूरा भाषण सुन रहे थे, आज एक तकाजा था कि आप कम से कम, राहुल जी वहां बैठे हुए थे, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, और ओम बिरला जी ने कहा भी कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो लोगों को उकसा रहा है वेल में जाने के लिए। मैं सुन रहा था, मुझे सिर्फ इस बात का दुख है, सही गलत क्या है ये जनता ने पूरा सुना हुआ है, सबने सुना हुआ है, उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन ऐसी इतनी दुखद और खराब स्थिति जिसको मैं कहूं, मैंने कभी भी इस तरह के संसद में ऐसा व्यवहार सांसदों का मैंने नहीं देखा था। मैं बहुत दुखी हूं। आनंद भाई हैं, पीड़ा समझ सकता हूं। 62 साल का आपके पास पत्रकारिता का अनुभव है और आपने भारत की सियासत को अपनी आंखों के सामने बनते बिगड़ते देखा है। आपने लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाइयां देखी और निश्चित तौर पर हम जैसे जो जिनके पास उतना अनुभव नहीं है वो भी देखकर ये महसूस कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि विपक्ष जो है वो पहले से तैयारी करके आया कि भाषण नहीं होने देना चाहिए। राहुल गांधी के भाषण में भी व्यवधान आया था, लेकिन थोड़ी देर के लिए आता था और वो जब विरोध होता था उसका तो उन्हें बोलने की अनुमति मिल जाती थी। तो मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद मैं चलूंगा अनंत जी के पास और अनंत जी से 2 चीजें मैं जानना चाहूंगा कि हिंदू समाज को लेकर आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने चेताया है कि सहयोग नहीं, ये प्रयोग भी हो सकता है, सहयोग नहीं हो सकता, प्रयोग भी हो सकता है, एक बात उन्होंने ये कही। और जो इकोसिस्टम को लेकर प्रधानमंत्री ने आज सीधे सीधे चेतावनी दे दी है, उसके क्या मायने हैं, ये मैं अनंत विजय जी से जानना चाहूंगा। लेकिन लेते हैं एक पहले छोटा सा ब्रेक।
मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं लोकसभा में आज दिए गए प्रधानमंत्री मोदी के 134 मिनट लंबे भाषण की, जिसमें उन्होंने प्रचंड प्रहार राहुल गांधी, विपक्ष और पूरी कांग्रेस पार्टी पे किया। और अनंत जी, जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, मैं उस पर आपसे जानना चाहता हूं कि जो कल हिंदू समाज को जो हिंसक बताया था राहुल गांधी ने, उसको लेकर पिछले 24 घंटे से बहस जारी थी और प्रधानमंत्री ने आज उस पर बहुत प्रचंड प्रहार किया। और लेकिन एक बात उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, इरादे खतरनाक हैं और इसका अब स्पीकर के लिए भी कहा उन्होंने कि स्पीकर को भी इस पर ध्यान देना होगा, संज्ञान लेना होगा। यानी एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के बयान को लेकर एक तरह से इशारा दिया है। आप क्या कहेंगे? प्रखर जी, मैं आपके प्रश्न में आऊं इसके पहले रामकृपाल जी ने जहां छोड़ा था, मैं उस बात को सिर्फ थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं जी। सर, आपको याद होगा कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो ऐसी ही एक शाउटिंग ब्रिगेड बनाई थी उन्होंने, जिसमें आलूवालिया हुआ करते थे, जिसमें के तिवारी हुआ करते थे। ये 3-4 लोगों का था और अपोजिशन को शाउट आउट कर देते थे। आज मुझे, जब मैं आज के दृश्य को देख रहा था तो मुझे राजीव गांधी की वही शाउटिंग ब्रिगेड याद आ रहा था। और राजीव गांधी भी उस समय इसी तरह इशारा करते थे अपने सांसदों को, जैसे गांव में कहते ना, हुलका देना किसी पर। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज उसका बहुत सही जवाब दिया। अनंत जी, एक चीज दिलचस्प बात आपने कही, इस पे मैं भी अपनी बात जोड़ना चाहूंगा कि जो राजीव गांधी की शाउटिंग ब्रिगेड थी, वो उसमें अंतर ये था कि राजीव गांधी सत्ता में रहते हुए ये कर रहे थे और 400 से ऊपर ज्यादा सांसद होने के बाद भी इस तरह का व्यवहार कर रहे थे, जबकि विपक्ष ऑलरेडी बहुत कम था। तो ये अंतर है अनंत जी। अब प्रवृत्तियां खत्म नहीं होती है ना, चाहे आप सत्ता में रहिए, 60 साल से सत्ता में रहते रहते, विपक्ष में रहते हुए भी सत्ता का ही लगता है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा भी कि 99 सीट लेके ऐसे घूम रहे हैं जैसे मैं 100 में 99 ले आया हूं। तो खैर, अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूं। आपने जो कहा ये बड़ी खतरनाक बात है हिंदू वाली। मैं 2018 की एक बात आपको याद दिलाता हूं। 2018 में भी राहुल गांधी का हिंदुत्व को लेकर और हिंदुओं को लेकर एक ऐसा ही बयान था जो कई अखबारों में उस समय प्रकाशित हुआ था। उसके बाद अमेरिका में एक बहुत ही ग्लोबल समिट हुआ था, डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, अगर आप प्रखर याद करें तो। उस डिसमेंटलिंग हिंदुत्व के बाद एक अभी पिछले दिनों 2-1.5 साल पहले कटिंग साउथ के नाम से एक ऐसा ही अभियान चलाया गया था, जहां हिंदुओं को डीबीन करने का प्रयास किया गया था। उसके बीच में सावरकर को लेकर अनेक उलझुल बातें राहुल गांधी कह रहे थे। जब शरद पवार ने उनको समझाया तो वो शांत हुए। तो सचमुच प्रधानमंत्री ठीक कह रहे थे कि ये संयोग नहीं है कि उनके मुंह से बात निकल गई या उन्होंने ऐसा बोल दिया। वो बहुत सोची समझी रणनीति एक होती है, जिसके तहत ये काम पहले दिग्विजय सिंह किया करते थे कांग्रेस पार्टी में। वो काम अब स्वयं, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया है कि LOP बन गए। और जब से लोगों ने उनको संवैधानिक पद कहना शुरू कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। LOP का पद संवैधानिक नहीं होता है, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से बना हुआ पद है। उसमें कोई संविधान में LOP की कोई व्याख्या नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो बात उन्होंने कही है प्रधानमंत्री ने, गंभीरता से प्रधानमंत्री को इसको लेना भी चाहिए। ठीक। और इकोसिस्टम को लेकर एक बात उन्होंने और कही, इकोसिस्टम का जब जुड़ जाता है तो वो उसको ना एम्प्लीफाई कर देता है।
उसके विभिन्न आयामों को उसमें जोड़ देता है। अब आप याद करिए, एक घटना हुई थी सिंगल अखलाक की, और एक क्राइम था वो, उसको हिंदू मुसलमान बना के और असहिष्णुता की इतनी बड़ी डिबेट खड़ी करने में इकोसिस्टम का तो ये आता। और आज तो सीधे सीधे चैलेंज दे दिया, प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे चैलेंज दे दिया कि मैं चेतावनी देता हूं, इस इकोसिस्टम को एक तरह तोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कह दी आज ये बात। हाँ, ये प्रधानमंत्री को ये बात 5 साल पहले कहनी चाहिए थी, लेकिन अब 10 वर्षों में उन्होंने देख लिया कि इस चुनाव में खास तौर पे उनको अनुभव हो गया इस बात का। जमीनी स्तर के कार्यकर्ता ये बहुत वर्षों से अनुभव कर रहे थे, इस चुनाव में उनको भी इस बात का अनुभव हो गया कि इकोसिस्टम जिस प्रकार से झूठ फैलाता है उसका बड़ा नुकसान देश को माफी भी होता है। चाहूंगा अनंत जी, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि एक दुखद खबर जो है हाथरस में हुई है, जहां पर एक धार्मिक कार्यक्रम में भगदड़ मचने की वजह से 50 से 60 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं बड़ी तादाद में लोग घायल भी हो गए हैं, और अभी वहां पर क्या स्थिति है ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंजुला सिंह माहौर, जो हाथरस से विधायक हैं। अंजुला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या स्थिति अभी इस समय हाथरस में है, मरने वालों की संख्या क्या है और घायलों को किस तरह से इलाज मिल रहा है? हाथरस में बहुत बड़ी और दुखद घटना हुई है, और मैं समझती हूँ कि बहुत ही कष्टकारी, बहुत ही दुखद घटना हमारे हाथरस में हुई है, और जिसमें लगभग हमारे डीएम ने, वहाँ पर हाथरस के डीएम ने 60 लोगों के मरने की पुष्टि की है। बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में वहाँ घायल भी हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे बहुत ज्यादा हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि घायलों को उपचार मिले। मृतकों के साथ, मृतकों के परिवारों के साथ हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की पूरी संवेदनाएं हैं, उनकी हर संभव मदद की जाएगी। अंजुला जी, ये खबर भी आ रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपने 2 मंत्रियों को हाथरस जाने के लिए कहा है। क्या वो लोग पहुंच गए हैं, और किस तरह अन्य गतिविधियां, क्योंकि अस्पतालों के अंदर भारी भीड़ जुट गई है, अस्पतालों में इस वक्त इलाज मिले, ये पहली प्राथमिकता प्रशासन की होना चाहिए। अंजुला जी। हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने